We are going to discuss another important video of international relations, that is energy security or energy connectivity with Central Asia. Let's begin with this particular video. In today's video, what are we going to discuss? आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी क्या है सेंट्रल एशिया में. हाउ इज इंडिया कनेक्टिंग इटसेल्फ, एनर्जी नीड्स को किस तरीके से फुलफिल कर पा रहा है सेंट्रल एशिया के थ्रू, उस चीज को हमें देखना है. इस पर्सपेक्टिव जो हमारा एनर्जी डिप्लोमेसी का जो पर्सपेक्टिव है उसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ये भी इस वीडियो के अंदर हमें देखना है. इंडिया का कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी क्या है, किस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है इंडिया विद द सेंट्रल एशियन रीजन. थर्ड, जो हमारे पास एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर देखने को मिलता है, मुझे INSTC जो देखने को मिलता है वो क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसको फंक्शन करने में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं. अदर देन दैट, इसके अलावा इंडिया कौन कौन से इनिशिएटिव्स का हिस्सा है जिसकी वजह से वो सेंट्रल एशिया में अपनी एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बना सकता है, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करना है हमें. आगे बढ़ते हैं. तो अगर इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी की बात की जा रही है इन पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया, तो इंडिया ऑब्वियसली अवेयर है कि सेंट्रल एशिया इज अ वेरी रिच रिसोर्स रीजन. काफी ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस की बात की जाए, चाहे वो यूरेनियम की बात की जाए, चाहे वो अदर मिनरल्स की बात की जाए, मेटलिक मिनरल्स की बात की जाए. तो इंडिया की काफी सारी नीड, इंडिया बीइंग द डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया को काफी ज्यादा रिसोर्सेज की नीड है, तो सेंट्रल एशिया उसका सॉल्यूशन बन सकता है. इंडिया ने 3 रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं बेसिकली, जिसमें मुझे देखने को मिलता है सेंट्रल एशियन रीजन एनर्जी मार्केट से वो कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है. सबसे पहले इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है कजाकिस्तान के साथ, जिससे कजाकिस्तान इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करेगा फॉर इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. इवेंचुअली बिफोर 2008 वी कैन नॉट इंपोर्ट यूरेनियम फ्रॉम एनी अदर कंट्री. 2008 में मुझे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बाद एनर्जी वेवर देखने को मिलता है, जिसके बाद कजाकिस्तान से यूरेनियम लेना मेरे लिए पॉसिबल हो पाया और इंडिया ने उसी के बाद ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है जिससे हमारी यूरेनियम नीड्स को फुलफिल किया जा सके. रिसेंटली अभी एनर्जी मिनिस्टर का एक बेसिकली बयान भी आया है कि इन द कमिंग ईयर्स जो टोटल कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर एनर्जी का इंडिया में, दैट वुड बी अराउंड 9% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जो आज की डेट में अराउंड 2-3% के अराउंड है. तो हम 4 to 5 टाइम्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को. तो उसमें कजाकिस्तान काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है. दूसरा मुझे देखने को मिल रहा है कि ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है कहाँ, सतपायेव ऑयल फील्ड्स में इन कजाकिस्तान. जो कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, ONGC विदेश लिमिटेड को दिया गया है, जो कि इंडिया की कनेक्टिविटी और इंडिया का एसिमिलेशन और कोलैबोरेशन दिखाता है विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज. लास्ट में मुझे एक तापी पाइपलाइन देखने को मिल रही है, जिसे हम बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो एक पाइपलाइन है जो इंडिया तक ऑयल एंड गैस को ट्रांसफर कर सकती है, ट्रांजिट कर सकती है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान. विदाउट पाकिस्तान दिस कैन नॉट कंटिन्यू, दिस कैन नॉट बी फंक्शनल. और आज के डेट में इसी वजह से ये नॉन फंक्शनल है. पाकिस्तान इज नॉट सपोर्टिंग दिस पाइपलाइन और ये अभी भी डोरमेंट स्टेज में पड़ी हुई है. आगे मुझे देखने को मिलता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ दिस एनर्जी डिप्लोमेसी. हमने इनिशिएटिव्स तो लिए हैं लेकिन देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं. सबसे पहले मुझे सेंट्रल एशियन नेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशियन नेशंस इंडिया से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी तरीके से वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की उम्मीद ना रखे सेंट्रल एशिया से, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शंस थे. तो वो सीधा सीधा बोलना चाहता है कि आपको कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, आप ओपन मार्केट्स में compete करें बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे यूएस एंड चाइना के साथ, जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन के लिए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता. दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज. नेक्स्ट मुझे देखने को मिल रहा है हमने काफी ज्यादा डेवलपमेंटल असिस्टेंस दी है, लेकिन फिर भी हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है सेंट्रल एशियन रीजन में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है. हम थोड़े से पैसिव रहे हैं, थोड़े से रिएक्टिव रहे हैं. वी आर नॉट बीइंग प्रोएक्टिव फॉर टू मेंटेन आवर प्रेजेंस इन सेंट्रल एशिया. उसका खामियाजा हमें कभी कभी भुगतना पड़ता है. आज के डेट में चाइना का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है व्हेन कंपेयर टू इंडिया. कनेक्टिविटी भी चाइना की बेटर है, तो हमें कनेक्टिविटी की वजह से और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, ऊपर से डेवलपमेंटल असिस्टेंस होने के बावजूद हमारी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस ना होने की वजह से वहां हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज देखने को मिल रहा है मुझे. उसके अलावा जो मच हाइप्ड तापी पाइपलाइन है, जैसा मैंने आपसे ऑलरेडी बताया, वो अभी फंक्शनल नहीं है और फ्यूचर में भी उसके फंक्शनल होने के चांसेस कम है, क्योंकि वो पाकिस्तान से आपको अपोजिशन देखने को मिल सकती है इस पाइपलाइन की फंक्शनिंग फुलफिल होने के लिए. तो ये हमारे पास मेजर चैलेंजेस हैं. इसके अलावा अगर इंडिया की कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी की बात की जाएगी तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे पास वो कनेक्टिविटी का है कि हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है सेंट्रल एशिया के साथ. तो ये हमारे पास बिगेस्ट हर्डल है कि डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी ना होना. अब इसके लिए कारण क्या है हमारे पास, कि अगर मेरे पास पाकिस्तान से मेरे अगर कॉर्डियल रिलेशंस होते तो डायरेक्टली मैं पाकिस्तान को यूटिलाइज करता, अफगानिस्तान को यूटिलाइज करता और डायरेक्टली मैं सेंट्रल एशिया में एंटर कर सकता था. लेकिन पाकिस्तान मुझे अपना लैंड रूट अवेलेबल नहीं कराता है टू बेसिकली मेंटेन द कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया, जिसकी वजह से मुझे एक मेजर प्रॉब्लम, एक मेजर हर्डल देखने को मिलता है टू मेंटेन माई रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर रीजन. इसके अलावा
चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसने इंडिया को एक पर्टिकुलर मिक्स में डाल दिया है। सीपैक जिसकी मैं बात करूं, सीपैक इज आल्सो दी पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब बेसिकली क्या है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, सेंट्रल एशिया के थ्रू पास कर रहा है। अगर मैं ओबीओआर को ज्वाइन कर लेता, इफ इंडिया वाज दी सिग्नेटरी ऑफ ओबीओआर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो शायद मुझे कनेक्टिविटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो ओबीओआर का एक पार्ट है, एक विंग है, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं, जो जिनजियांग रीजन को ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है और इंडिया चाइना के प्रेजेंस को इंप्रूव करता है इन द इंडियन ओशन रीजन, वो पास हो रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, विच इज चैलेंजिंग आवर सोवरेनिटी। और यही हमारा स्टैंड है कि एनीथिंग विच इज चैलेंजिंग आवर सोवरेनिटी वी कैन नॉट बेसिकली एक्सेप्ट दैट, और हम उसका पार्ट नहीं बन सकते। इसलिए हमने ओबीआर का अपना हिस्सा, ओबीआर का हिस्सा नहीं बने हैं इंडिया, नहीं बना है इंडिया, जिसकी वजह से मुझे कनेक्टिविटी का जो इशू है वो थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर बात की जा रही, जो कनेक्टिविटी के लिए हमने काम किया है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है। ये 2002 से इंडिया, ईरान, रशिया ने इसमें ज्वाइंटली वर्क कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के लिए। ये एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको सी रूट्स भी यूटिलाइजेशन दिखेगा, इसमें रेलवे लिंक्स भी दिखेंगे, रोड्स का भी यूटिलाइजेशन दिखेगा। तो आपको तीनों फॉर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी देखने को मिले, रेड, रोड, रेलवे एज वेल एज सी रूट्स का यूटिलाइजेशन दिखेगा इस ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर को कनेक्टिविटी बनाने में, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में। अब इसका मेजर मोटिव क्या है कि ये इंडियन ओशियन रीजन को कनेक्ट कर देगा पर्शियन गल्फ से के थ्रू टुवर्ड द नदर्न यूरोप। यहां से आपको देखने को मिल रहा है इंडिया से स्टार्ट हुआ है, बंदर अब्बास गया, बंदर अब्बास से अजरबैजान बाकू, बाकू से अस्तरखान इन रशिया, फिर मॉस्को एंड देन फाइनली इन सेंट पीटर्सबर्ग, जो मेरे को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है विद द वेस्टर्न रशिया। तो ये INSTC हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। जैसे मुझे देखने को मिल रहा है मुंबई, नावा शिवा, बेसिकली दिस दी नवी मुंबई, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नॉर्थ मुंबई पोर्ट। वहां से सी रूट के थ्रू मैं बंदर अब्बास जा रहा हूँ ईरान में, रोड के थ्रू मैं बंदर अंजाली पहुंच रहा हूँ इन ईरान के अंदर, फिर सी रूट के थ्रू मैं वापस अस्तरखान जा रहा हूँ वाया बाकू इन रशिया, एंड देन थ्रू रेल लिंक आई विल बी कनेक्टिंग इट टू यूरोप। अभी एक मेजर इशू चल रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान का इशू चल रहा है। तो अजरबैजान इज बेसिकली नॉट रेडी टू लेट बाकू टू बी यूटिलाइज्ड अंडर दिस पर्टिकुलर ट्रांजिट कॉरिडोर, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। अगर अजरबैजान इसमें सपोर्ट नहीं करता तो वी कैन यूटिलाइज आर्मेनिया फॉर इट, जिसके साथ इंडिया के काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन है, और आर्मेनिया को सपोर्ट देना ही इंडिया का अजरबैजान को पसंद नहीं आ रहा है। अगर बेनिफिट्स की बात की जाती है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर, सबसे पहली बात तो हमारी यूरेशियन रीजन से ये ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की क्षमता रखता है। दूसरी चीज, हमें इजी एक्सेस मिलेगी यूरोपियन मार्केट्स की, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वी हैव बीन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, हम एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो कनेक्टिविटी अगर यूरोपियन मार्केट से हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा है, एंड सेम गोज फॉर देम, उनको भी काफी ज्यादा फायदा होगा इस चीज से। हमारे पास एक और इंटरनेशनल हाईवे है जिसे हम बोलते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, जो इंडिया को कनेक्ट करता है विद द एशियन स्टेट्स, और ये INSTC क्या कर रहा है, ये इंडिया को कनेक्ट कर रहा है विद द यूरोपियन स्टेट्स। तो मुझे ये देखने को मिलता है कि ये इन दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो INSTC किसमें हेल्प कर रहा है, यूरोप एंड रशिया को कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है, किसके साथ, एशियन स्टेट के साथ। तो आप साउथ ईस्ट एशिया को अगर आप यूरोप से कनेक्टिविटी देखना चाहते हैं तो INSTC उसमें भी एक मेजर रोल प्ले करेगा। दूसरी चीज, कॉरिडोर हेल्प करता है हमें BRI इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, कि मुझे पाकिस्तान की नीड नहीं है अब सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के लिए या फिर यूरोप से कनेक्टिविटी के लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं बाईपास कर पा रहा हूँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, और फिर भी कनेक्टिविटी मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो उसलिए भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और एडवांटेजियस है हमारे लिए पर्टिकुलर कॉरिडोर। अगर चैलेंजेस की बात की जा रही है, सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल बैरियर्स ही हैं। जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स, जो डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है INSTC के फंक्शन करने के लिए। सारे सबके बीच में कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, सबकी ज्योग्राफी अलग अलग है, सी रूट भी यूज करना है, रेल लिंक भी यूज करना है, रोड लिंक भी यूज करना है, तो वो एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से एक मेजर बैरियर देखने को मिल रहा है मुझे। सबके जो बॉर्डर रूल्स हैं, जितने भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो कॉमन बॉर्डर रूल्स में देखने को नहीं मिल रहे, तो वो भी एक बेसिकली देखा जाएगा तो उसकी फैसिलिटेशन मैकेनिज्म में थोड़ा सा हर्डल क्रिएट कर सकता है। लास्ट में मुझे देखने को मिल रहा है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं, ये हमें एक कॉम्पिटिटिवनेस प्रोवाइड करते हैं, और ये ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं, ये ज्यादा बेसिकली कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं, इसलिए INSTC उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो BRI से कहीं पीछे रह जा रहा है, तो हमारे लिए काफी बड़ा एक चैलेंज है वो। और तीसरी चीज ये है कि हमारे पास लैक ऑफ पॉलिटिकल विल नहीं है कंट्रीज के बीच में किसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। आप खुद से पिछले 21 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, और अभी इसका जो बेसिकली हमने पायलट रन किया था दैट वाज सक्सेसफुल रिसेंट टाइम्स, लेकिन अभी फुली फंक्शनल मुझे ये नहीं दिखता है। जितनी यूटिलाइजेशन इसकी होनी चाहिए उतना यूटिलाइजेशन INSTC का मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनमें से कोई सी भी कंट्री जो इन्वॉल्व है, चाहे रशिया की बात कर लें, चाहे अजरबैजान की बात करें, चाहे ईरान की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, इसमें से भी कोई भी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। तो पैसा इतना ज्यादा नहीं है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया जा सके व्हेन कंपेयर टू इट्स काउंटर पार्ट जिससे कम्पीट कर रहा है, विच इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना हैव
वेरी डीप पॉकेट्स जिससे हम compete नहीं कर सकते, वो भी एक मेजर चैलेंज है। अगर इसके अलावा अदर डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है कि सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के लिए हम कौन कौन से डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, किस किस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो INSTC के अलावा 2013 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था टू डेवलप द चाबहार पोर्ट इन ईरान। बेसिकली चाबहार पोर्ट अब बना चुका है ईरान के अंदर इंडिया। इससे क्या होगा, चाबहार पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे जरंज दिलाराम हाईवे को, जो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशिया से इंडिया को। तो इंडिया से हम चाबहार पोर्ट जा रहे हैं, चाबहार पोर्ट से एक रेल लिंक है, रेल लिंक से हम जरंज से दिलाराम एक हाईवे यूज किया हमने, हम सेंट्रल एशिया बॉर्डर पे पहुंच गए और हमारी कनेक्टिविटी पे सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली दिखती है बाईपासिंग पाकिस्तान। तो हमने एक और ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढा है जिससे हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, 2016 में इंडिया ने फॉर्मली एक्सीड कर लिया था अपने आप को, फॉर्मली साइन कर लिया था TIR कन्वेंशन। बेसिकली ये क्या है, ये कन्वेंशन जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटर्स कन्वेंशन, जो एड करता है सिक्योरिटी टू द ट्रांजिट ऑफ गुड्स, के रास्ते में लूटपाट ना हो जाए, उनको सेफगार्ड किया जाए, जो ट्रेडर्स हैं उनकी सेफ्टी की जाए, जो गुड्स हैं उनको सेफ रखा जा सके, उसके लिए कन्वेंशन साइन किया गया था। इंडिया भी इसका एक रेस्पेक्टिव पार्ट है, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे विद द सेंट्रल एशियन रीजन। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए चहल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।